देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक ऐसा परिवार जिसके सदस्य अचानक ही पागल हो जाते थे और 109 साल की उम्र में वो पागल सदस्य मर जाता था या फिर हमेशा के लिए वो लापता हो जाता था। ये सुनकर यकीनन आपके जहन में कई सवाल उठने लगे होंगे। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए नेटवर्क 33 के इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए आज की लेटेस्ट हॉरर स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बात है साल 2003 की, जब मैं अपना हाई स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में दाखिला लिया। मेरी मुलाकात आवेश से हुई। वैसे तो आवेश ज़्यादातर खामोशी रहता था, यहाँ तक कि वो छुट्टी होते ही वो चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाता था। आवेश को देखकर मुझे इतना तो अंदाज़ा हो ही गया था कि वो किसी बात को लेकर बेहद ही परेशान है। मैं चाहता था कि किसी तरह मैं उसकी मदद करूं, पर मेरे लाख पूछने पर भी वो कुछ बताता ही नहीं था। देखते ही देखते कॉलेज का पहला साल भी ख़त्म हो गया और जब रिजल्ट आया तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि आवेश ने पूरे कॉलेज में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में टॉप किया था। पर जब मैं आवेश से मिला तो वो डर के मारे कांप रहा था। उसके चेहरे पर वो डर देखकर एक पल को मैं घबरा गया। फिर जब मैंने आवेश से उसके डर की वजह पूछी तो वो अचानक ही रोते हुए बोला, भाई मैं पागल नहीं होना चाहता। पहले तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने इस पर उससे कहा भी कि ये तू क्या बकवास कर रहा है, कोई टॉप करने से पागल नहीं होता। मेरे इतना कहते ही आवेश बोला, पर भाई मैं हो जाऊंगा पागल। पता नहीं आवेश को क्यों पूरा विश्वास हो गया था कि वो जल्दी पागल हो जाएगा। और जब मैंने उसे शांत करते हुए उसके इस सोच की वजह पूछी तो आवेश ने बताया कि मेरे परिवार के हर पीढ़ी में एक सदस्य अचानक ही पागल हो जाता है और मुझे डर है कि अब पागल होने की मेरी बारी है। आवेश की ये बात यूं तो उस वक्त मेरे सिर के ऊपर से चली गई और उसके इस बात पर मैंने सवाल करते हुए पूछा कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि सच में तू पागल होने वाला है। मेरे इस सवाल पर आवेश बोला कि हमारा परिवार सालों से श्रापित है, जिसके चलते हर पीढ़ी एक सदस्य को वो श्राप अपना शिकार बना लेती है। पहले तो मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था, पर जब मैंने अपनी आंखों से पहले दादाजी को पागल होते देखा, फिर ताऊ को, तो ये देखकर मेरे अंदर डर बैठ गया। जिसके बाद पापा मुझे यहाँ शहर ले आए। वक्त बीतता रहा और वक्त बीतते के साथ दादा और ताऊ से जुड़ी भयानक यादें भी धुंधली हो गई। मेरे जहन से शराब वाली बात लगभग निकल ही चुकी थी, पर जब से मुझे वो दिखाई देने लगी है तब से मुझे एहसास हो गया है कि मैं भी पागल ही हो जाऊंगा। आवेश ने जैसे ही ये बोला कि कोई उसे दिखाई दे रहा है, जिसके चलते उसका डर यकीन में बदल गया है, तो मैंने आवेश से पूछा, कौन दिखाई दे रहा भाई तुझे? मेरे ये पूछते आवेश ने मेरी तरफ इशारा करते हुए बड़ी ही भारी आवाज़ में कहा, जो अभी तेरे बालों को सहला रही है। आवेश के ये कहते ही मुझे सच में एहसास हुआ कि कोई मेरे बालों पर हाथ फेर रहा है, यहाँ तक कि उसके होने का भी एहसास हो रहा था। देखते देखते मेरी हार्ट बीट काफ़ी तेज हो गई। घबराहट के मारे मेरे पसीने छूटने लगे और जब मैंने किसी तरह हिम्मत जुटा के अपने बगल में देखा तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आया, पर किसी के होने का एहसास अभी भी हो रहा था। दोस्तों, अभी मेरा दिमाग ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी आवेश ज़ोर से चीखा और चीखते वो ज़मीन पर गिर पड़ा। आवेश के ज़मीन पर गिरते ही मेरा ध्यान अपने से हटकर आवेश पर चला गया और मैं फौरन ही उसे सहारा देते हुए उठाने की कोशिश करने लगा, पर तब तक वो बेहोश हो चुका था, जिसके चलते मुझे आवेश को फौरन ही अस्पताल ले जाना पड़ा। आवेश को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाने के बाद मैंने उसके घर वालों को भी इस बारे में खबर दे दी, जिसके बाद आवेश के पिताजी फौरन ही अस्पताल पहुंच गए। आवेश अभी भी बेहोशी था, पर पता नहीं क्यों आवेश के पापा आते ही डॉक्टरों की आवेश की छोड़ने की बात करने लगे, जबकि डॉक्टर कह रहे थे कि ऐसी हालत में आवेश को ले जाना खतरनाक है। डॉक्टर के लाख समझाने के बाद भी आवेश के पिताजी नहीं माने और वो आवेश को बेहोशी की हालत में ही अपने साथ लेकर चले गए, बिना मुझे कहे। खैर, मुझे आवेश की चिंता तो थी, इसलिए मैंने कई बार उसके पिताजी को बाद में कॉल भी किया, ये जानने के लिए कि सब खैरियत तो है, पर उसके पिताजी ने एक बार भी कॉल नहीं उठाया, जिस वजह से मुझे बहुत ही बुरा भी लगा, पर मैं कर भी क्या सकता था। लिहाजन मैं आवेश की फिक्र छोड़कर अपने काम में लग गया। फिर एक हफ्ते के बाद आवेश के पिताजी का मुझे कॉल आया तो मैं थोड़ा चौंक गया और जैसे ही मैंने कॉल उठाया
तो वैसे ही आवेश के पिताजी रोते बोले कि कार्तिक बेटा, आवेश की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। अब लगता नहीं कि वो ज़्यादा दिन जिंदा बच पाएगा। वो तुम्हें बुला रहा है, अगर हो सके तो तुम मिलने आ जाओ। मैं तुम्हें यहाँ का एड्रेस भेज रहा हूँ। इतना बोलकर आवेश के पिताजी ने कॉल काट दिया और वहीं मैं आवेश के बारे में सोचने लगा कि अचानक ही ऐसा क्या हो गया कि एक अच्छा खासा नौजवान लड़का अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिनने पर मजबूर हो गया है। खैर, मैंने आवेश से मिलने का मन तो बना ही लिया था और जैसे ही आवेश के पिताजी ने एड्रेस भेजा तो वैसे मैं उसी रात पूर्वा एक्सप्रेस से आवेश के पैतृक गांव कुलबुलेरा के लिए रवाना हो गया। ये सफ़र 650 किलोमीटर का था, जिसे तय करने में 12 घंटे का वक्त लगता। अभी ट्रेन आधे रास्ते पहुंची थी कि इसी दौरान मेरी बातचीत सुधीर जी से होने लगी। दरअसल सुधीर जी भी कुलबुलेरा जा रहे थे, जो कि मेरे लिए एक अच्छी बात थी। सुधीर जी के साथ चलते ये डर नहीं था कि मैं कहीं गलत जगह पर ना पहुंच जाऊं। खैर, सुधीर जी से बातचीत के दौरान मुझे ये भी जानने को मिला कि कुलबुलेरा में एक ऐसी जगह है जो भूत पिशाचों का गढ़ है। कुलबुलेरा गांव के उस हिस्से में हमेशा काली धुंध छाई रहती है। यहाँ तक कि इस हिस्से में कभी ना तो कोई बारिश होती है और ना ही तेज हवा बहती है। इस हिस्से में दिन के वक्त भी गहरी खामोशी बनी रहती है, जिसके चलते आधे से ज़्यादा कुलबुलेरा गांव खाली हो गया है। जो बच गए हैं वो भी गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये सब जानने के बाद पता नहीं क्यों मुझे आवेश की वो शराब वाली बात दिमाग में घूमने लगी, जिसके चलते शायद आवेश मरने के कगार पर है। इसी बीच सुधीर जी ने मेरे बारे में पूछा तो मैं सुधीर जी को अपने बारे में बताने लगा और जब मैंने बातों बातों में आवेश का जिक्र करते हुए उसके बारे में बताया तो सुधीर जी मुझे बीच में ही टोकते बोले, तुम अगले स्टेशन पर उतर जाना और वापसी की ट्रेन पकड़ लेना। तुम्हें मालूम नहीं है जिनके झांसे में तुम आ गए हो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, इसलिए मेरी मानो तो फ़ौरन लौट जाओ। अभी सुधीर जी मुझे सावधानी कर रहे थे कि तभी मुझे आवेश के पिताजी का कॉल आ गया और जब मैंने कॉल उठाया तो उन्होंने मुझसे बोला कि कार्तिक बेटा, तुम आ रहे हो ना। जिस पर मैंने हाँ में जवाब दिया, जिस पर उन्होंने ठीक है कहते हुए कहा कि आते वक्त अपना ख्याल रखना और तुम किसी से बात मत करना और ना ही कुछ खरीद के खाना। मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाऊंगा। इतना बोलकर के आवेश के पिताजी ने कॉल काट दिया। उनकी बात सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। अपने दोस्त को देखने जाऊं और फिर यहीं से वापस लौट जाऊं। हालांकि ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ सुधीर जी की चेतावनी थी तो दूसरी तरफ मेरे मरते हुए दोस्त की आखिरी ख्वाहिश। अभी मैं अपने फैसले के बारे में ही सोच रहा था कि तभी किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी। ट्रेन के रुकते ही सुधीर जी ने मेरा अपना और मेरा बैग उठाया और कहा, चलो उतरें। इससे पहले मैं कुछ कहता कि सुधीर जी बोल पड़े, अभी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, पर यकीन मानो यही सही है तुम्हारे लिए, इसलिए बिना किसी सवाल के मेरे कहा मान लो। सुधीर जी के इतना जोर देने के चलते मैंने फिर कोई जिद नहीं की और उनके साथ उस स्टेशन पर उतर गया। अभी मैं ट्रेन से उतरकर सुधीर जी के साथ स्टेशन के टिकट काउंटर की ओर ही जा रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारते हुए कहा, अरे कार्तिक भाई, तुम यहाँ पर कैसे? इस पर जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि मुझे आवाज़ देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे कॉलेज का दोस्त अरविंद है। अरविंद को वहाँ पर देखकर मैं भी उससे वही सवाल कर बैठा जो कि उसने किया था। फिर जब अरविंद ने मुझे बताया कि आवेश के पिताजी ने उसे कॉल करके कहा कि आवेश तुमसे मिलना चाहता है, तो ये जानकर मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि अरविंद से कभी भी आवेश की बात ही नहीं होती थी और ना ही वो दोनों दोस्त थे। फिर आवेश के पिताजी ने अरविंद को कॉल क्यों किया? और जब मैंने अरविंद को अपनी बात बताई तो वो भी मेरी बात सुनकर चौंक गया और उसी वक्त अरविंद ने वापस लौटने का फैसला कर लिया। उस रात मैंने सुधीर जी को मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद किया और फिर अगली ट्रेन से वापस लौट आया। मगर आवेश के पिताजी ने मुझे कई महीनों तक लगातार कॉल किया, पर मैंने कभी भी उनका फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर कुछ महीनों के बाद उनका फ़ोन भी आना बंद हो गया और फिर इसी बीच मुझे पता चला कि मेरे कॉलेज के कई लड़के गायब हो गए हैं। उनके माता पिता का ये कहना है कि वो सभी अपने किसी बीमार दोस्त को देखने के लिए घर से निकले थे, पर उसके बाद से उनका कोई अता पता ही नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, त्रिपुरा का राष्ट्रीय राजमार्ग 8 रात के समय एक रहस्यमय और डरावना रूप ले लेता है। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा ये हाईवे रात में सुनसान हो जाता है।
स्थानीय लोग इसे राक्षसी सड़क कहते थे क्योंकि यहाँ रात में अजीब अजीब घटनाएं होती थी। लोगों के बीच एक अफवाह थी कि इस सड़क पर एक महिला रात के समय चाय बेचती है। उसकी चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि कोई भी उसका लालच नहीं छोड़ पाता था, लेकिन जो भी उस चाय को पीता था उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाती थी। कोई बीमार पड़ जाता तो कोई हादसे का शिकार हो जाता और कुछ लोग तो हमेशा के लिए गायब भी हो जाते थे। दोस्तों, एक ठंडे कोहरे भरी रात थी। उस वक्त रात के करीब 1 बजे एक ट्रक ड्राइवर सुधीर अपने पुराने ट्रक को हाईवे पर चला रहा था। सुधीर एक सख्त मिजाज का इंसान था जो इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। वो त्रिपुरा के इस हाईवे पर कई बार सामान ढो चुका था और उसे लगता था कि ये सब कहानियां बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। कोहरा इतना घना था कि सड़क पर कुछ मीटर आगे तक देखना बेहद ही मुश्किल था। सुधीर की आंखें थकान से भारी हो रही थी। तभी सड़क के किनारे उसे एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। जैसे वो उसके करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटी सी लकड़ी की झोंपड़ी थी जिसके बाहर एक तख्ती पर लिखा था शालिनी की चाय। चाय की खुशबू हवा में फैली हुई थी। इलायची, अदरक और दालचीनी का मिश्रण इतना मोहक था कि सुधीर का मन ललचा गया। उसने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और वो झोंपड़ी की ओर बढ़ा तो वहां पर एक महिला खड़ी थी, लंबी, पतली और असामान्य रूप से बेहद ही खूबसूरत। उसकी साड़ी इतनी पुरानी थी लेकिन साफ और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय शांति थी। उसने बिना कुछ बोले एक मिट्टी के कुल्हड़ में गरम गरम चाय डालकर सुधीर की ओर बढ़ाई। सुधीर ने चाय का एक घूंट लिया तो स्वाद इतना अनोखा था कि उसने आंखें बंद कर ली। ये अब तक की सबसे बेहतरीन चाय थी उसके लिए, जो उसने पहली बार पी थी। उसने कुल्हड़ खाली किया और पैसे देने की उसने कोशिश की, लेकिन उस महिला ने इशारे से मना कर दिया। सुधीर ने ज़्यादा नहीं सोचा और अपने ट्रक की ओर लौट गया। पर जैसे ही वो ट्रक में बैठा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसका सिर भारी होने लगा और आंखों के सामने धुंध छाने लगी। तभी उसने सोचा कि शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और वो आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कोहरा और घना हो गया तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां पर सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया तो सुधीर ने कई बार कोशिश भी की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। तभी उसने टॉर्च जलाई और वो बाहर निकला तो कोहरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे दूर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने उस टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, लेकिन तभी कोहरे के बीच से एक आकृति उभरी। दोस्तों, ये वही महिला थी जिसने चाय दी थी। उसकी आंखें अब बेहद ही चमक रही थी, जैसे कि उनमें लाल आग जल रही हो। ये देखकर सुधीर के पैर जम गए और वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और चलते वक्त उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, जैसे कि कोई हवा ही ना हो। फिर अचानक एक तेज चीख के साथ वो आकृति वहां से गायब हो गई। सुधीर का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर नीचे गिर पड़ा। फिर सुबह होने पर एक स्थानीय किसान ने सुधीर के ट्रक को सड़क के किनारे खड़े देखा। ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन सुधीर कहीं भी नहीं था। उस किसान ने आसपास के लोगों को बुला लिया और जल्दी पुलिस को भी खबर दे दी। पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन सुधीर का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। उसका सामान सब कुछ वहीं पर था, लेकिन वो खुद गायब था। पर आपको बता दूं कि इस हाईवे पर कोई ये नई घटना नहीं थी। पिछले कुछ सालों में कई लोग इस सड़क पर गायब हो चुके थे। कुछ लोग इसे जंगली जानवरों का काम मानते थे, लेकिन स्थानीय लोग इसे उस चाय वाली की आत्मा से जोड़ते थे। पर पुलिस ने इस केस को एक और अनसुलझा मामला मानकर फाइल बंद कर दी। पर इस घटना ने एक युवा पत्रकार रिया का ध्यान खींचा। रिया अगरतला में एक स्थानीय समाचार चैनल के लिए काम करती थी। उसे रहस्यमय कहानियों को सुलझाने का बेहद ही जुनून था। सुधीर की गुमशुदगी की खबर सुनकर उसने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगी। रिया ने स्थानीय लोगों से बात की। कई लोगों ने उसे उस चाय वाली महिला की कहानी सुनाई, तो कुछ का कहना था कि वो एक आत्मा है जो रात में यात्रियों को फंसाती है। कुछ का मानना था कि वो एक चुड़ैल है जो अपनी चाय में जादू मिलाती है, लेकिन किसी के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। तभी रिया ने उस हाईवे पर जाने का फैसला किया, पर वो जानती थी कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसका जुनून उसे रोक ही नहीं पाया। तभी उसने अपने कैमरामैन अजय को अपने साथ में लिया। अजय एक अनुभवी फोटोग्राफर था जो रिया के साथ कई खोजी कहानियों पर काम कर चुका था।
उस वक्त रात के 11 बजे थे जब रिया और अजय हाईवे पर पहुंचे थे। कोहरा हल्का था लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रिया ने कार को धीरे धीरे चलाया और दोनों की नज़रें सड़क के किनारे पर थी। फिर कुछ देर के बाद उन्हें वही झोंपड़ी दिखाई दी जिसके बारे में लोगों ने बताया था। शालिनी की चाय की तख्ती अब भी वहां पर लटक रही थी। तभी रिया ने कार रोकी और अजय के साथ वो झोंपड़ी की ओर बढ़ी। वहां पर वही महिला खड़ी थी। उसकी साड़ी पुरानी थी और उसके चेहरे पर वही रहस्यमय शांति थी। रिया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई लेकिन उसने हिम्मत जुटाई तो उस महिला ने बिना कुछ बोले 2 कुल्हड़ों में चाय डाली और उनके सामने रख दी। चाय की खुशबू इतनी मोहक थी कि रिया का मन डोल गया, लेकिन उसने सावधानी बरती और उसने चाय को छुआ तक नहीं। अजय ने भी वैसा ही किया। तभी रिया ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन चेक की तो उसे कुछ अजीब दिखा, क्योंकि उन तस्वीरों में महिला की आकृति धुंधली थी, जैसे कि वो पूरी तरह से कैमरे में कैदी ना हुई हो। फिर अचानक उस महिला ने रिया की ओर देखा तो उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा डरावना लग रहा था। रिया और अजय ने तुरंत ही वहां से निकलने का फैसला किया, पर जैसे वे कार की ओर बढ़े कि उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। तभी अजय ने रियर व्यू मिरर में देखा लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। फिर अगले दिन रिया और अजय ने अपनी रिकॉर्डिंग और तस्वीरों का विश्लेषण किया। उस रिकॉर्डिंग में उस महिला की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कि वो किसी गहरे खोखले से बोल रही हो। तस्वीरों में उसकी आकृति धुंधली थी और कुछ तस्वीरों में तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। तभी रिया ने स्थानीय इतिहासकार डॉक्टर बरुआ से मुलाकात की। डॉक्टर बरुआ त्रिपुरा के लोक कथाओं और इतिहास के जानकार थे। तभी रिया ने उन्हें सारी बात बताई और वो तस्वीरें दिखाई जिन्हें रिया खींच कर लाई थी। डॉक्टर बरुआ ने तस्वीरों को गौर से देखा तो उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन गंभीर तस्वीरों को देखकर डॉक्टर बरुआ ने कहा कि ये शालिनी कोई साधारण महिला नहीं है। कई साल पहले इस हाईवे के पास एक गांव था। उस हाईवे में एक युवती रहती थी जिसका नाम शालिनी था। वो अपनी चाय के लिए बेहद ही मशहूर थी, लेकिन एक रात कुछ लुटेरों ने उस गांव पर हमला कर दिया। शालिनी ने अपने परिवार को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन लुटेरों ने उसे और उसके परिवार को मार डाला। कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो आज भी इस हाईवे पर भटकती रहती है। पर रिया को ये कहानी अविश्वसनीय लगी, लेकिन डॉक्टर बरुआ की बातों में एक सच्चाई थी। उसने और खोज करने का फैसला किया। उसने अजय के साथ मिलकर स्थानीय लोगों से और भी जानकारी इकट्ठा की। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि शालिनी की चाय में एक सांप था जो उन लोगों को फंसाता था जो उसकी आत्मा के जाल में आते थे। तभी रिया ने फैसला किया कि वो शालिनी के रहस्य को और भी गहराई से खोजेगी। तभी उसने एक तांत्रिक बाबा कालिदास को अपने साथ में ले लिया। बाबा कालिदास आत्माओं और पापों को दूर करने के लिए बेहद ही मशहूर थे। रिया, अजय और बाबा कालिदास रात के 2 बजे हाईवे पर पहुंचे। उस रात कोहरा बहुत घना था और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। जैसे वे शालिनी की झोंपड़ी के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य वैसा ही था। शालिनी अपनी चाय की केतली लिए वहां पर खड़ी हुई थी। तभी बाबा कालिदास ने रिया और अजय को पीछे रहने को बोला और खुद शालिनी की ओर बढ़े। उनके हाथ में एक माला और कुछ मंत्रों की किताब थी। उन बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उनकी आवाज़ गूंजने लगी और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। तभी शालिनी की आंखें और भी ज़्यादा चमकने लगी। उसने एक तेज चीख मारी और झोंपड़ी में रखी चाय की केतली ज़मीन पर गिरकर टूट गई। पर वो कोहरा और भी घना हो गया और एक तेज हवाएं चलने लगी। रिया और अजय डर के मारे एक दूसरे के पास खड़े हो गए थे। तभी बाबा कालिदास ने अपने मंत्र और भी तेज कर दिए। शालिनी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और उसकी चीखें और भी तेज हो गई। पर अचानक ही शालिनी की आकृति अब गायब हो गई। फिर कोहरा छटने लगा और वो झोंपड़ी भी गायब हो गई। तभी बाबा कालिदास ने बताया कि शालिनी की आत्मा अब शांत हो गई है, लेकिन उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। फिर रिया ने शालिनी की कहानी को अपने समाचार चैनल पर प्रसारित किया। दोस्तों, इस कहानी ने पूरे त्रिपुरा में सनसनी मचा दी। कई लोग शालिनी की आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगे और फिर उसके बाद रिया और अजय ने डॉक्टर बरुआ की मदद से उस गांव के इतिहास को और भी खोजा जहां शालिनी रहती थी। उन्हें पता चला कि शालिनी के हत्यारे कुछ लुटेरे थे जो अब भी त्रिपुरा के जंगलों में छिपे थे। रिया ने अपनी खबर के जरिए पुलिस पर दबाव बनाया और आखिरकार उन लुटेरों को पकड़ ही लिया गया। शालिनी की आत्मा को शायद अब शांति मिल गई थी, लेकिन कुछ रातों में जब कोहरा घना होता है, त्रिपुरा के उस हाईवे पर शालिनी की चाय की खुशबू अब भी वहाँ हवा में तैरती है। शायद वो अपनी कहानी को कभी भूलने ना देना चाहती हो।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।